हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइटनिंग स्ट्राइक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्या रीज़न है जो आपने आसमान में देखा होगा, थंडर स्टॉर्म्स जो होते हैं। और रिसेंटली एक इंसिडेंट भी हुआ है जहाँ पे कई लोगों की जानें जा चुकी है। राजस्थान, एमपी, लास्ट 24 आवर्स अगर आप देखेंगे तो कई लोगों की अभी कैजुअल्टीज अभी बाहर आ रही हैं, कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो लाइटनिंग क्यों होता है, क्या रीज़न है, इसका कारण भी आज हम देखेंगे और क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है और इंडियन गवर्नमेंट जो है हमारे पास कितना डेटा है ताकि आगे चलकर हम इसको जो है अप्लाई करके जो लोगों को बचा सकते हैं। इस सारा कुछ हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com पे विजिट कर सकते हैं। सारी डिटेल, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स बिगिन। तो जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बताया था और कई सारे न्यूज़ चैनल्स में भी ये आई थी न्यूज़ कि एटलीस्ट 30 लोगों से ज़्यादा भी मर चुके हैं इस लाइटिंग स्ट्राइक में। ज़्यादातर आपको राजस्थान जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे इस तरह के सडन लाइटनिंग होने की वजह से और 18 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है और यूपी में भी 12 लोगों की मृत्यु रिकॉर्ड की गई है। एंड अपार्ट फ्रॉम राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश में भी इस तरह के कैजुअल्टीज़ पाए गए हैं दोस्तों। सो नॉट ओनली इन द मंथ ऑफ जुलाई, अर्लियर जून की अगर बात करें तो वहाँ पे भी एक न्यूज़ आई थी कि 20 लोगों जो है मौत हो चुकी थी उनकी लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से इन साउथ बंगाल, जो वेस्ट बंगाल के नीचे। ओके, एंड व्हेन कंपेयर टू द लास्ट ईयर, तो इस बार जो है 40 पीपल ज़्यादा मरे हैं इस बार। और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो बिहार में लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ था उस वक्त जुलाई में। दो सेपरेट इंसिडेंट्स हुए थे, उस वक्त भी कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में कवर किया गया था, राइट। तो जुलाई लास्ट ईयर 40 पीपल वर किल्ड बाय लाइटनिंग इन बिहार इन 2 सेपरेट इंसिडेंट्स। बट हाउ कॉमन आर डेथ्स बाय लाइटनिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, कितना कॉमन है, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अर्थक्वेक्स हमको सभी को पता है, राइट। सुनामी सभी लोगों को पता होता है क्योंकि कॉमन आते रहते, कहीं ना कहीं जगह आपको थोड़े माइनर स्ट्राइक हो या फिर मेजर अर्थक्वेक हो, रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोमीटर पे सॉरी। तो यहाँ पे लाइटनिंग क्या किस तरह से रिकॉर्ड की जा रही है और क्या क्या ऐसे केसेस है जो इंडिया में रिकॉर्ड किए गए हैं, वो भी आज हम पढ़ेंगे। देखिए, इंडिया की बात करें तो 2000 से 2500 लाइटनिंग डेथ्स होते हैं हर साल ऑन एवरेज। कैन यू इमेजिन? अब कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि लाइटनिंग से भी कोई डेथ होते हैं बोल के, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है। ओके, इसके लिए जिस तरह से हम प्रिकॉशन जो है फॉलो करते हैं अर्थक्वेक्स को लेकर, सुनामीज़ को लेकर, उसी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया गया है लाइटनिंग को लेकर, बिकॉज हमारे पास कोई डेटा नहीं है। और लोगों को अगर आप जाकर बताएंगे तो झूठ समझते हैं। चल भाई, झूठ बोल रहा है तो इतने सारे लोग किस तरह से मर सकते हैं, क्योंकि लाइटनिंग तो हमेशा होती रहती है। बट ये सच्चाई है दोस्तों, हर साल 2 से 2,500 लोग मरते हैं, ऑन एवरेज की बात कर रहा हूँ। और ये भी जो है बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है एक्सीडेंटल डेथ्स के लिए, जो भी नेचुरल कॉज से होते हैं, लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो एरप्शन, जो भी नेचुरल कॉजेज से डेथ होते हैं, लाइटनिंग भी एक बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है। ओके, इसको नेग्लेक्ट करने को नहीं आता है। तो फ्यू ईयर्स अगो की बात करें तो पिछले अगर 10 साल के डेटा अगर आप निकालेंगे तो 300 से ज़्यादा लोग जो है ज़्यादा मरने लगे हैं जस्ट 3 डेज़ में। अगर आप देखेंगे जो नंबर, एक्चुअली ऑफिशियल्स और साइंटिस्ट को सरप्राइज तो करेगा ही ना, इतने सारे लोग अगर मर रहे हैं। ओके, बट यहाँ पे कोई डेडिकेटेड टीम नहीं है, कोई प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो थंडर स्टॉर्म्स के ऊपर काम करे, लाइटनिंग के ऊपर काम करे। हमारे इंडिया में सिर्फ एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है, वो भी आपको कहीं पुणे में कोने में मिलेंगे, आपको पूना कोना राइट, राइमिंग अच्छी है, जोक्स अपार्ट। तो पुणे में जो है आपको एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट है। सिर्फ एक ही जगह इनका इंस्टीट्यूट है जहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स को लेकर, लाइटनिंग को लेकर रिसर्च की जाती है। ये इतना बड़ा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है नेचुरल कॉजेज़ को लेकर, और सिर्फ एक ही सेंटर है हमारे इंडिया में।
राइट। यहाँ पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि आगे चलकर हम इस तरह के लाइटनिंग स्ट्राइक्स को रोक तो नहीं सकते, बट वी कैन स्टॉप एटलीस्ट द डेथ्स ऑफ द पीपल। ओके, जिस तरह से हम कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से हम अर्थक्वेक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं ताकि लोगों की जान बच सके, इसी तरह के प्रॉपर प्रोटोकॉल हम फॉलो कर सकते हैं। एक अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, राइट, या फिर कोई अलार्म सिस्टम हो गया जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट इशू करेगी अकॉर्डिंग टू द वेदर। उनको अंदाज़ा हो जाता है ना कि कब कौन से टाइम पे जो बारिश होने वाली है और किस तरह से जो डेंसिटी रहेगा क्लाउड्स का, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा हाउ दिस थंडर स्टॉर्म्स विल फॉर्म, बट जब भी थंडर स्टॉर्म्स फॉर्म होते हैं तो क्लाउड्स का जो है, उनकी जो डेंसिटी है, वहाँ पे एक मेजर रोल प्ले होता है। अगर इस तरह का कोई अलार्म मिल जाए वहाँ के लोकल पीपल को, वहाँ के लोगों को, तो अपने आप को बचा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से कई सेंटर्स को अभी इस्टेब्लिश करने की कई ज़रूरत है। एंड ऑफन सेफ्टी मेजर्स की बात करें, प्रिकॉशंस की बात करें, इतना पब्लिसिटी नहीं दी जाती है जैसे दूसरे डिजास्टर्स को हम देते हैं। मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था, राइट। कोई लोग को अब जाकर कहिए कि लाइटनिंग की वजह से इतने लोग मरते हैं, तो कोई यकीन भी नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास उतना अवेयरनेस नहीं है, राइट। उतने फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं। बट हालांकि अगर 10 साल से अगर आप देखेंगे तो कई सारे लोग इसी तरह मर रहे हैं लाइटनिंग के वजह से ही। तो एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, एक पब्लिसिटी की ज़रूरत है, ताकि लाइटनिंग भी एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, एंड सेवरल थाउजेंड थंडरस्टॉर्म्स अकर ओवर इंडिया एवरी ईयर। हर साल जो है कई हज़ारों थंडरस्टॉर्म्स होते हैं। ओके, जिसमें कोई लाइट जो है एक स्मॉल लाइटनिंग स्ट्राइक्स होते हैं कई सारे एरियाज़ में, जो जंगल का एरिया होता है ज़्यादातर, आपने देखा होगा फॉरेस्ट एरिया में, वहाँ पे ज़्यादा लाइटनिंग होने के चांसेस है। और जो डॉक्टर सुनील पवार हैं जो IITM के, उनका ये कहना है कि अगर आप देखेंगे पास्ट 20 ईयर्स का डेटा निकाल कर, तो वहाँ पे आपको जो ट्रेंड देखा गया है वो बढ़ता गया है दोस्तों, डिक्रीज़ नहीं हुआ है बल्कि बढ़ता गया है। स्पेशली आपको देखा होगा हिमालयन फुट हिल्स पे। तो क्यों एक्चुअली इस वीरान जगह पे, या फिर आप देखा होगा जंगल पे, या फिर ऊपर ऊपर एरियाज़ पे जो फूड हिमालयन माउंटेन्स पे इस तरह से थंडरस्टॉर्म गिरता है, वो अलग ही रीज़न है उनका, मैं उसके आगे आपको बताऊंगा। बट 20 साल से अगर आप डेटा को देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइटनिंग पीक पाई गई है। ओके, एंड जो डिस्चार्ज होता है 10 से 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक की लंबान रहता है। आप यहाँ पे इमेज पे भी देख पा रहे हैं, जो थंडरस्टॉर्म गिर रहा है हमारे अर्थ पे, वो 10 to 12 किलोमीटर टॉल रहता है। एंड वेरी मैसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है दोस्तों जब भी अर्थ को जाकर, इवन दो अर्थ इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, वो न्यूट्रल रहता है। अगर अर्थ बैड कंडक्टर रहता ना, अगर पूर कंडक्टर होता, तो छोटी सी छोटी थंडरस्टॉर्म भी एक इंसान को मार के रह जाती, क्योंकि सारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी अर्थ जो है एक्सट्रैक्ट करेगा ना, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो हमारा अर्थ जो है न्यूट्रल करने में बहुत ही शातिर है। तो ऊपर वाले ने उसको इस तरह डिज़ाइन किया है, क्योंकि आपने देखा होगा अर्थिंग दी जाती है जब भी आपके घर बना होगा नया घर, तो आपको घर के एक कोने में एक पॉट होल की तरह डिग कर दिया जाता है, राइट। उसमें जो है अर्थिंग दी जाती है सारे वायर्स को, ताकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो अंदर चले जाए, वो ऑब्जर्व कर ले। तो इसी तरह अर्थ को डिज़ाइन किया गया है, तब जाकर जो इतनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी को भी ईजिली ऑब्जर्व कर रहा है। एंड द बेस ऑफ दिस क्लाउड्स टिपिकली लाइज विद इन 1 to 2 किलोमीटर्स। ओके, अगर आप क्लाउड्स में देखे होंगे तो उसका जो बेस है, जहाँ से इस थंडरस्टॉर्म को फॉर्म होकर निकलता है ना, जो बेस, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 से 2 किलोमीटर का रेंज रहेगा। बट जब अर्थ को टच करता है तो उसका जो रेंज है 12 से 13 किलोमीटर हो जाता है। ओके, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो -35 से लेकर -45 डिग्री सेल्सियस तक रेंज होता है। ओके, तो आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए क्या होता है एक्चुअली, जब कभी भी वाटर वेपर फॉर्म होता है, जस्ट ए मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस आर द ओके जी, चलिए। सो जब वाटर वेपर होता है, इट विल मूव टुवर्ड्स अपवर्ड्स। ओके, ऊपर की तरफ जाने लगता है। उसकी वजह से क्या है, जैसे जैसे हवा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपको टेम्परेचर फॉल डाउन होगा। ऑब्वियसली हिल स्टेशन पे क्यों जाते हैं लोग, वहाँ पे क्यों इतना ठंडा लगता है, क्योंकि दे आर मैनी 9,000 10,000 मीटर्स अबव द सी लेवल। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली द टेम्परेचर है उसका कम हो जाएगा। ओके, इसकी वजह से क्या है, द फॉलिंग टेम्परेचर काज इट कंडेंस, ये जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होने लगते हैं, और इसकी वजह से हीट जनरेट होती है दोस्तों ये प्रोसेस में। ओके, हीट जितना जनरेट होगी उतना वो वाटर मॉलिक्यूल्स को पुश अप करता रहेगा फर्दर अप। समझ रहे हैं आप बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले जो वाटर वेपर है वो ऊपर जाता है, ऊपर के तो ऊपर जाता है क्लाउड्स में, उसके बाद वहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से कंडेंस होने लगता है।
ओके, कंडेंस होने की वजह से देन हीट जो जनरेट होती है प्रोसेस में, और जितना हीट जनरेट होती है उतने को मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे विल फर्दर अप। ओके, हैज़ दे मूव टू द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्रीज। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जब एक बार बिलो 0 डिग्रीज टच कर देता है देन दिस वाटर ड्रॉपलेट्स चेंज इनटू द स्मॉल आइस क्रिस्टल्स। आपने देखा होगा कई बार बारिश के वाटर ड्रॉपलेट्स की जगह आपको आइस क्रिस्टल्स भी देखने को मिलते हैं, राइट। कई लोग जो है गारों की बारिश भी कहते हैं, पता नहीं इसे हिंदी में क्या कहते हैं, बट हमारी जो लैंग्वेज इसको गारों की बारिश कहते हैं, यानी गार पड़ते हैं छोटे छोटे क्रिस्टल्स। ओके, ये क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर है वो कंडेंस होकर -0 डिग्री से भी नीचे उतर जाता है। इसी तरह वो अगर आगे चलकर दे कंटिन्यू टू मूव अप एंड गैदर द मास, जब उनको एक प्रॉपर वेट, एक प्रॉपर मास मिल जाता है, सो दे आर सो हैवी, जब ये हैवी हो जाते हैं और क्लाउड जो है उनको बेयर नहीं कर पाते, तब जाकर अर्थ को स्ट्राइक करते हैं। क्लियर? एंड दिस लीड्स टू ए सिस्टम इन विच साइमल्टेनियसली स्मॉलर आइस क्रिस्टल्स आर मूविंग अप एंड बिगर क्रिस्टल्स आर कमिंग डाउन। ये यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट फिनोमेना कवर होता है। okay? जब एक बार जो है वाटर कंडेंस होके जब एक 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी चले जाते हैं तो क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं। स्मॉलर जो क्रिस्टल्स हैं जिनका अभी वेट बना नहीं होता है वो ऊपर मूव होने लगते हैं, एंड बिगर क्रिस्टल्स ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे आने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? कोल्यूजन होता है दोस्तों दोनों के बीच में। ओके, दिस आर द कोल्यूजन। यहाँ पे क्या होता है? दोनों के बीच में कोल्यूजन होता है। जब ये दोनों क्रिस्टल्स कोलाइड होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ऐसे ही रिलीज नहीं होते, जाते जाते जो है कुछ स्पार्क्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ जाते हैं। तो इस तरह से कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे मोर कोलाइड होते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, चेन रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, एंड होते 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 आपको इतना फास्ट रिएक्शन होता है, यू कांट इमेजिन कि दोनों लेयर्स के बीच में इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है दैट इज इक्वल टू 10 बिलियन वॉट्स। आप सोच भी नहीं देख सकते दोस्तों, बिकॉज 10 बिलियन वॉट्स एनर्जी प्रोड्यूस होती है, नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है आपको। okay? तो जब इस तरह से प्रोड्यूस होती है तो एक साउंड भी क्रिएट होने लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली जो क्लाउड्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और जो मिडिल लेयर होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। तो टॉप लेयर अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, मिडिल लेयर आपको नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी वजह से क्या है, और बीच में जो है जो क्रिस्टल की कोलाइजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और इलेक्ट्रिसिटी को क्या चाहिए? एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए, वो भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया है। ओके, नेक्स्ट इस तरह से, और जो थर्ड इफेक्ट रहेगा, जो थर्ड चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली है वो है हीट। देखिए कहाँ पे भी आप कोलाइड कीजिएगा वहाँ पे तो हीट जनरेट होगी। अगर आप दोनों हाथों को रब भी करेंगे तो आपके दोनों हैंड्स जो पाम्स है वहाँ पे भी आप हीट को जनरेट कर रहे हैं। मतलब क्या है, आपके दोनों हैंड जो है रबिंग एक फिनोमिना है, एंड जो कोलाइडिंग हो रहा है, कोलाइड होके जो आप रब करें वो भी एक फिनोमिना है। तो हीट तो प्रोड्यूस होगी ही ना। तो इसकी वजह से क्या है, जो लेयर्स ऑफ क्लाउड मैंने आपको बताया था, तो ऊपर लेयर में जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, नीचे लेयर मिडिल लेयर में आपको नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसकी वजह से ये जो थंडर स्टॉर्म्स जनरेट होते हैं और आपको रेड कलर में दिखाई देता है। आपने देखा होगा जो है कॉमन थिंग है, ये कोई जो है कोई नई चीज़ आपने देखा होगा, बचपन से आप देखते आ गए होंगे कि इस तरह से जब भी आसमान में जब बिजली कड़कती है तो आपको रेड कलर देखने को मिलता है, और कई सारे शॉक वेव्स आपको देखने को मिलते हैं इस तरह से, शॉक वेव। दिस इज ड्यू टू दिस फिनोमिना। क्लियर हो गया आपको? हाउ डज दिस करंट रीच अर्थ फ्रॉम द क्लाउड? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ओके, और इलेक्ट्रिसिटी को न्यूट्रल करने में माहिर है दोस्तों, इसीलिए तो हम अर्थिंग लगाते हैं घर को। मगर आप जब कंपेयर करेंगे, जब 15 to 20% ऑफ द करंट जो है कहीं ना कहीं अर्थ की तरफ डायरेक्ट होता ही है, क्योंकि इतना चार्ज डेवलप हो जाता है इस मिडिल और अपर लेयर ऑफ क्लाउड में। दिस इज़ अ मिडिल लेयर, दिस इज़ अ अपर लेयर ऑफ क्लाउड में इतना चार्ज जो है जनरेट हो जाता है, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने की बावजूद भी 15 to 20% इट विल डायरेक्टेड टू द अर्थ। ओके, इसकी वजह से क्या है, आपको लाइफ और प्रॉपर्टी डैमेज देखने को मिलती है। जैसे पहले स्लाइड में हमें पढ़ा था, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। एंड व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो बेसिकली ये जो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो लाइटनिंग है वो पहाड़ों पे या फिर किसी जंगल एरिया में वहाँ पे गिरते हैं, बिकॉज इनका एक फिनोमिना होता है दोस्तों। लाइटनिंग क्या होती है, जब भी जनरेट होता है ना तो एक टॉलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करती है ताकि जल्द से जल्द वो रीच हो सके अर्थ को। ओके, सो वंस इट इज़ 80 to 100 मीटर अगर रहेगा, कोई भी झाड़ ले लीजिए आप, या कोई भी घर ले लीजिए, इवन घर पे भी कई सारे गिरते हैं बिजली, अगर उनको वो हाइट अगर मैच करते हैं।
पहाड़ ले लीजिए, ज़्यादातर जंगल में आपको ट्रीज़ बहुत सारे लंबे होते हैं, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करता है ताकि जब वो रीच हो सके तो जल्द से जल्द वो अर्थ को पहुंच सके। बिकॉज अर्थ और एटमॉस्फेयर में कई सारे गैसेस फ्लो होते हैं, कई सारे एयर फ्लो होता है, और आप याद कर लीजिए एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। एयर जो है वो इतना न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता जितना हमारा अर्थ करता है। हवा है एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रॉन्स जो है एयर से होते हुए दे विल ऑब्वियसली टेक द शॉर्टेस्ट रूट टू रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज अर्थ सर्फेस। ओके, तो एक शॉर्टेस्ट रूट लेके वो अर्थ के पर रीच होना चाहते हैं, तो इसीलिए झाड़ों पे वहाँ जो है बिजली गिरती है। एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस शुड बी टेकन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर जब भी आप ड्राइव कर रहे होंगे तो बारिश पड़ती होगी, तो थंडर स्टॉर्म्स होते रहेंगे, तो उस वक्त आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो है जब भी इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हिट होते हैं ट्री पे या भी स्प्रेड होते हैं तो ऑब्वियसली कई सारा डैमेज करते हैं दोस्तों। ओके, वहाँ के जो आसपास एरिया है वो इलेक्ट्रिकल शॉक से जो है गुजरना पड़ता है, एंड इट विल बिकम वेरी डेंजरस। अगर बारिश भी हो रही होगा ना तो ऑब्वियसली ज़मीन तो वेट होगी, तो वेट है तो अभी भी ज़्यादा, या फिर कोई मेटल्स है जो अच्छे जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो जो कंडक्ट करते हैं मटेरियल, वहाँ पे भी ज़्यादातर आपको इलेक्ट्रिसिटी फैलने के चांसेस है। ओके, तो कई लोग जो है जो पैडी फील्ड्स है, जो ओपन एरियाज़ हैं, वहाँ पे अटक जाते हैं लाइटनिंग की वजह से। उनको जल्द से जल्द जो है घर की तरफ जाना चाहिए, या फिर किसी ऐसे जो है इंडोर्स में जाना चाहिए ताकि वो लोग सुरक्षित रह सके। ऐसा नहीं कि घर की तरफ जाना चाहिए तो कोई रास्ते में झाड़ दिख गया वहाँ पे खड़े हो गए, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता है, वो लोगों उस वक्त सिर्फ वो साये को ढूंढते हैं। ओके, दे विल जस्ट लुक फॉर द शैडोज़, कहाँ पे शैडो मिल जाए वहाँ पे वो खड़ जाते हैं, बट ये सरासर गलत है दोस्तों, गलत है। आप झाड़ के नीचे मत खड़िएगा। बारिश भी अगर पड़ रही है तो भीगते हुए दौड़ते हुए किसी इंडोर पे आप चले जाइए जहाँ पे ग्राउंड सरफेस का हाइट वेरी लो हो। ओके, ताकि आप जल्द से जल्द बच पाएँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें द पीपल शुड मूव इंडोर्स इन ए स्टॉर्म। हाउएवर इवन इंडोर्स आप अगर घर में भी जा रहे हैं तो कहीं भी जो है कोई भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को टच ना करें। वायर्स हो गया, स्विचेस हो गया, या फिर कोई मेटल्स हो गया, वाटर हो गया, उसको टच ना करें थोड़ी देर के लिए। और दूसरी जो गलती करते हैं, ये मैंने खुद आंखों से देखा है, कई लोग जब बिजली पड़ती है ना, जब बिजली कड़कने लगती है तो ग्राउंड पे बैठ जाते हैं। पता नहीं वो लोग, उन लोगों को क्यों, कौन बताया कि ग्राउंड पे बैठ जाने से या फिर वहाँ पे लेट जाने से बिजली आप पर गिरेगी नहीं। इट्स वेरी डेंजरस। ओके, बिकॉज ग्राउंड पे कभी कभार जो है अगर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो तो डायरेक्ट खींच लेता है वो बिजली को अंदर। अगर आप उस वक्त वहाँ पे लाई डाउन हो रहे हैं, ऑब्वियसली कई मीटर्स तक जो है इसका इलेक्ट्रिक शॉक फ्लो होता है, तो अगर आप वहाँ पे रहे तो आपको भी डेंजर है आपके लाइवलीहुड के लिए। ओके, आपके लाइफ्स के लिए एंड आपकी प्रॉपर्टी के लिए हर कुछ भी डैमेज हो सकता है। सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। ओके, हमने लाइटनिंग के बारे में पढ़ा और किस तरह से फॉर्म होता है वो भी मैंने आपको बताया, और रिसेंटली जो इंसिडेंट्स हुए थे, जो दर्दनाक हादसा हुआ था जयपुर में, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो फॉर्मेशन किस तरह से होता है ये याद रख लीजिए आप, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता, एग्जाम में भी आपको पूछ सकते हैं। एंड एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।